अगर स्टोरी अपलोड करने से अगर ऑथर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक न मारे। आप एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद हम आपकी स्टोरी नहीं अपलोड करेंगे। प्लीज पहले ही स्ट्राइक न मारे। धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर। आप देख रहे हैं बिट्रेयल इन लव। ये कहानी है जानवी खुराना की, जो शहर के सबसे ताकतवर और रईस परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। हालांकि उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों से कभी भी वो हक नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। अपनी मां के अलावा जानवी के लिए इस दुनिया में कोई भी अपना कहलाने लायक नहीं था और फिर उसने खुराना परिवार की वजह से अपनी मां को खो दिया। जानवी खुराना परिवार के लिए सिर्फ एक मोहरे से ज्यादा और कुछ नहीं थी। लेकिन फिर जानवी को अचानक ही एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले लड़के से प्यार हो गया। लेकिन वो प्यार भी एक धोखे से बढ़कर और कुछ नहीं था। अपनी शादी के दिन इस सच्चाई को जानने के बाद जानवी खुराना परिवार के लिए एक खतरा बन चुकी थी, जिसे वो किसी भी हाल में हटाना चाहते थे। और फिर अपने आखिरी पलों में जानवी ने भगवान से सिर्फ एक और मौका मांगा और तभी अचानक से जानवी खुराना की आंखें एक नौजवान और खूबसूरत लड़की के शरीर में खुली, जो देखने में काफी प्यारी लेकिन हालातों से बिल्कुल जानवी की तरह ही थी। तो क्या भगवान के दिए इस मौके का इस्तेमाल करके जानवी अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले पाएगी? कैसे अपने बदले के साथ साथ जानवी इस लड़की के जीवन की दर्द भरी जिंदगी को सुधारेगी और कैसे इसे दुनिया की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी? जानने के लिए देखते बिट्रेयल इन लव एपिसोड 1। शूट 2 लगातार गोलियों की आवाज से बीच समुद्र की गहराई में एक दर्द से चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा और काफी खूबसूरत नजरों से भरा हुआ एक आइलैंड मौजूद था। उसके आसपास समुद्र की लहरें काफी जोरों से एक दूसरे से टकरा रही थी। आसपास के माहौल को देख ऐसा लगता जैसे जल्द ही कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। हालांकि इस बिगड़ते हुए मौसम के बीच उसी आइलैंड के बेहद ही किनारे पर एक बड़े चट्टान के ऊपर खूबसूरत नज़ारों के साथ एक काफी आलीशान और महल जैसा दिखने वाला एक मैंशन बना हुआ था। उसी महल जैसे दिखने वाले मैंशन के सबसे ऊपरी और किनारे वाले हिस्से पर समुंदर की उन तूफानी तेज लहरों से भरी हुई गहराइयों से बस एक कदम दूर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की लाल रंग के काफी भारी भरकम और चमकदार दिखने वाला लहंग पहने हुए खड़ी थी। उस लड़की के उन लाल रंग के खूबसूरत कपड़ों और गहनों में सजा देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेहद ही खूबसूरत दुल्हन ने अपने शादी के जोड़े पहन रखे हो। जानवी खुराना मुंबई शहर के जाने माने रईस खुराना परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जिसने पूरे मुंबई शहर में अपने खुराना परिवार के नाम के साथ साथ अपनी खूबसूरती और मोस्ट इंटेलिजेंट बिजनेस वूमेन के रूप में भी प्रसिद्ध थी। हालांकि इस वक्त आज वही जानवी खुराना ठीक से अपने कदमों पर खड़े हो पाने के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कत कर रही थी और बार बार लड़खड़ा रही थी। जानवी खुराना के बाएं हाथ और उसके दाहिने पैरों में गोलियां लगी हुई थी। जानवी के शरीर से निकलने वाला खून इस वक्त उसके उन खूबसूरत लाल रंग के भारी भरकम लहंगे के लाल कलर के साथ पूरी तरीके से मिल चुका था। जानवी का एक गलत कदम और वह समुद्र की उन तेज तूफानी लहरों के बीच गहराइयों में अपनी जान गंवा देती। जानवी के पांव और कंधे से बहुत सारा खून बहने की वजह से वो दर्द से बहुत परेशान थी और उसे अपने पांव पर खड़े होने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन जानवी अपने आत्मबल से अभी भी अपने उन जख्मी लड़खड़ाते हुए कदमों पर डटी हुई थी। इस वक्त अपने शरीर से इतने ज्यादा खून निकलने के और इतने ज्यादा दर्द तकलीफ में होने के बावजूद भी जानवी बेहद ही गुस्से और अपने आंखों में एक नफरत की आग लिए हुए अपने सामने की ओर घूर घूर कर किसी की तरफ देखे जा रही थी। उसके सामने कुछ आदमियों का झुंड खड़ा था। उनमें से एक लड़की और एक लड़का, जो कि उन आदमियों के बिल्कुल बीच में आगे की तरफ खड़े थे, वो देखने पर उस ग्रुप के बॉस लग रहे थे। इसमें से लड़की एक बेहद ही खूबसूरत ब्लू रंग के डिजाइनर ड्रेस में और चेहरे पर भारी मेकअप किए हुए थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। जबकि बिल्कुल उसके बगल में ही मौजूद उस नौजवान लड़के ने, जिसकी उम्र देखने में लगभग 26 से 27 वर्ष की लग रही थी, उसने काले रंग के सूट बूट पहन रखे थे, जिसकी वजह से उसकी अट्रैक्टिवनेस और लुक्स और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रही थी और वह देखने में भी काफी हैंडसम लग रहा था। उन दोनों के ठीक पीछे 15 या 20 बॉडीगार्ड खड़े थे। वो सभी काले रंग के शर्ट और पेंट में मौजूद थे। हालांकि उन लोगों के सामने जो हैंडसम सा आदमी खड़ा था, वो इस वक्त अपनी चिलसी तेज आंखों में गुस्सा लिए हुए जानवी की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था, जो कि जानवी को किसी तलवार की धार की तरह महसूस हो रही थी। वो अपने हाथ में बंदूक लिए जानवी के तरफ गोली चलाने के लिए तैयार था। पिछली 2 गोलियां जो जानवी को लगी थी, वह भी उसी शख्स के द्वारा चलाई गई थी।
क्यों? जानवी ने अपनी दर्द भरी आवाज में सवाल किया। उसकी आंखें खून से लाल थी। वो बेहिसाब गुस्से, दर्द, पछतावा और निराशा में डूबी हुई थी। क्यों बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? इस वक्त जानवी खुराना के सामने जो लड़की उस ब्लू रंग के डिजाइनर ड्रेस पहने हुए लड़के के साथ खड़ी थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुराना परिवार की छोटी बेटी दिव्या खुराना थी, और जानवी की छोटी सौतेली बहन। अपने चेहरे पर एक काफी साजिश भरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिव्या ने जानवी की बातों का जवाब देते हुए कहा। जानवी, क्या तुम अभी भी मुझसे ये सवाल कर रही हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? सुनो जानवी, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो करण हमेशा से मुझसे प्यार करता था। और बात रही तुम्हारी, करण ने तो कभी तुम्हें चाहा ही नहीं। तुम तो बस उसके लिए एक खिलौना मात्र हो, जिसके साथ वो सिर्फ मेरे कहने की वजह से पिछले 2 सालों से खेल रहा था। और आज करण के साथ तुम्हारी होने वाली शादी, जिसके लिए पता नहीं तुमने अपने मन में कितने ही ख्वाब सजाए रखे थे, वो सब बस और बस इससे खेल का एक हिस्सा मात्र ही थे। अपनी सौतेली छोटी बहन दिव्या के लफ्जों से इन बातों को सुनते ही जानवी गुस्से में आग बबूला हो उठी, और उसने पलटकर दिव्या की बातों पर रिएक्ट करते हुए चिल्लाते हुए कहने की कोशिश की। तुम लोग। इस वक्त जानवी कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक जानवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी जानवी अपने सामने की ओर दिव्या और करण की तरफ घूरती रही। अगर आंखों की दृष्टि से किसी को मारा जा सकता तो फिर दिव्या और करण, जो कि जानवी के बिल्कुल सामने खड़े थे, वह अब तक कई टुकड़ों में बिखरकर जलकर राख में बदल चुके होते। दिव्या, जो कि जानवी से उम्र में 2 साल छोटी थी, लगभग 10 साल पहले अचानक एक दिन दिव्या की मां अपनी 12 साल की बेटी दिव्या को अपने साथ लेकर खुराना परिवार आ पहुंची। अचानक से दिव्या और उसकी मां को अपनी आंखों के सामने देख, और इसके साथ ही साथ अपने पति के दिव्या की मां के साथ नाजायज संबंधों के बारे में जानते ही जानवी की मां को एक काफी बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से जल्द ही वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। फिर दिव्या और उसकी मां के खुराना परिवार में आने के अगले ही कुछ दिनों बाद अचानक से जानवी की मां का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनके सिर पर एक काफी गहरी चोट लगी थी। और इस कार एक्सीडेंट के साथ ही जानवी की मां उसी दिन से कोमा की स्थिति में जा चुकी थी। और जहां तक जानवी की बात थी, जानवी की मां के कोमा में जाते ही कुछ ही दिनों बाद उसे उसके पिता ने एक काफी अजीबोगरीब संगठन में ट्रेनिंग के लिए ले जाकर छोड़ दिया, जिसकी वजह से जानवी समय के साथ धीरे धीरे काफी सारी कठिनाइयों और इस दुनिया की मुश्किलों का अकेला ही सामना करते हुए एक छोटी सी प्यारी सी जानवी से वर्तमान की जानवी खुराना बनकर निकली। करण हालांकि एक साधारण से बैकग्राउंड से आता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पर्सनैलिटी, उसके लुक्स और उसकी इंटेलिजेंस उसे असाधारण बना देती थी। वैसे तो जानवी खुराना अपने बचपन से ही काफी मुश्किलों से गुजरी थी, जिसकी वजह से वो अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा करती थी। लेकिन जानवी इतनी समझदारी से अपने हर एक कदम उठाने के बावजूद भी करण के उस भोले भाले चेहरे से धोखा खा बैठी, और अपनी जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें होने के बावजूद भी करण के साथ अपना एक भविष्य के सपने देखने लगी थी। बीते कुछ समय से एक दूसरे के लिए प्यार भरी फीलिंग्स के साथ आज के दिन ही जानवी करण के साथ अपने रिश्ते को शादी का नाम देने जा रही थी, जिसके बाद वह अपने पिता से रिक्वेस्ट करके अपनी मां को वापस मांगने के बाद अपनी जिंदगी एक छोटे से परिवार के साथ खुशी से बिताना चाहती थी। लेकिन उसका ये सपना अब पूरी तरीके से किसी कांच के टूटे हुए हिस्से की तरह बिखर चुका था, जिसकी वजह से जानवी के दिल में एक अलग ही दर्द और आंखों में गम के आंसू भरे हुए थे, और जिसकी वजह से जानवी इस वक्त गम में डूब चुकी थी। वहीं दूसरी ओर दिव्या इस वक्त जानवी को ये सब बताते हुए उसे इतने गुस्से और दर्द में देख दिव्या काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसने जानवी को ताना मारना जारी रखा। मेरी प्यारी बड़ी बहन, खुराना परिवार में सब इस बात को जानते हैं कि एक बार तुम्हारी मां के मर जाने के बाद वो तुम पर से अपना कंट्रोल खो देंगे। इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए जानबूझकर काफी सारे हैंडसम और गुड लुकिंग दिखने वाले लड़कों को तुम्हारे पीछे भेजा, ताकि तुम गलती से भी उनमें से किसी के प्यार में पड़ जाओ और फिर वो तुम्हारी एक कमजोरी बन जाए, जिसका फायदा उठाकर खुराना परिवार आगे भी भविष्य में तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। हालांकि तुमने उन सभी गुड लुकिंग और हैंडसम लड़कों की तरफ एक बार पलट कर देखा तक नहीं और उन्हें साफ साफ नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये भी किसी ही पता था कि एक एक्सीडेंट की वजह से तुम मेरे बॉयफ्रेंड करण के प्यार में पड़ जाओगी,
और मुझ बेचारी को खुराना परिवार के अच्छाई और भविष्य के लिए अपने बॉयफ्रेंड तक का बलिदान देना पड़ा। दिव्या इस वक्त ये कहते समय अबला और बेचारी लड़की होने की नाटक भी साथ ही कर रही थी। फिर भी उस समय दिव्या खुराना देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। करण, जो कि उसके पास ही खड़ा था, उसने कहा, बेबी, कोई चिंता करने की बात नहीं। मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। दिव्या ने करण की इस बात को सुनकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, तुम्हारा ये दिल और तुम्हारा ये शरीर सबका सब मेरा है और सिर्फ मेरा। इतना कहने के साथ ही अचानक दिव्या जाह्नवी के सामने ही जानबूझकर उसे दिखाते हुए करण को किस करने लगी। छी, अपनी आंखों के सामने करण और दिव्या को ऐसे एक दूसरे को किस करता देख जाह्नवी को काफी तकलीफ और घृणा हो रही थी। जाह्नवी इस बात को जानती थी कि दिव्या ये जानबूझकर उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रही है। अगर इस वक्त जाह्नवी बंदूक के निशाने पर ना होती तो वो अपनी आंखों के सामने इन दोनों को कभी भी इतनी बेशर्मी से अपना और अपनी मां का ऐसे मजाक कभी नहीं बनाने देती। इस वक्त जाह्नवी को ऐसे दर्द में देख दिव्या ने अपने चेहरे पर एक बेचारापन का मुखौटा पहन कहा, करण, क्या तुम जानते हो, मैं कभी भी अपनी प्यारी बड़ी बहन जाह्नवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी मां की मृत्यु का पहले ही पता चल गया था। वैसे भी ये बात तो तुम ही जानते हो कि वह अपनी मां से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए जाह्नवी ने खुराना परिवार को और साथ साथ तुम्हें भी धोखा दिया। कुछ देर रुकने के बाद दिव्या ने कहा, लेकिन क्योंकि तुमने खुराना परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं तुमको दो ऑप्शन देती हूँ। पहला, कि तुम पीछे घूमकर इस समुद्र में कूदकर उसकी गहराइयों में अपनी जीवन को समाप्त कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन। दूसरा, दिव्या अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, दूसरा, तुम मेरे इन हटे कट्टे बॉडीगार्ड के साथ थोड़ी मस्ती कर सकती हो और अपने मौत से पहले एक लड़की से एक औरत बन सकती हो। ये कैसा रहेगा? जाह्नवी खुराना ने अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल होकर कांपने लगा था, लेकिन जाह्नवी ने अब संघर्ष करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे वहां से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और जाह्नवी इस बात को जानती थी कि उसके पीछे जो रास्ता है उस पर चलने का सिर्फ एक ही मतलब है, और वह है मौत। हालांकि उसके अंदर अभी भी इतनी ताकत थी कि वह मरने से पहले दिव्या को अच्छी तरह से चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन वो ये भी स्पष्ट रूप से जानती थी कि यदि वह पकड़ी गई तो दिव्या के साथ आए उसके बॉडीगार्ड्स जाह्नवी को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ गलत व्यवहार होगा, जो कि उसके लिए असहनीय था। तो जाह्नवी खुराना ने दिव्या खुराना और करण को गंभीर आवाज में कहा, अगर मैं जीवित रह गई तो मैं निश्चित रूप से ये सब सूद समेत वापस करूंगी। जाह्नवी खुराना के द्वारा कहे गए यह हर एक शब्द अभिशाप की तरह थे, जिसे सुनते ही दिव्या खुराना और करण के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो उठी। उन्हें अचानक से महसूस हुआ जैसे जाह्नवी के लफ्जों से निकले हुए ये शब्द कोई आम शब्द नहीं। उन्हें डर हो गया। वो दोनों किसी भी हालत में जाह्नवी को बंदी बनाना चाहते थे। ना जाने क्यों उन्हें यह एहसास हो रहा था कि अगर जाह्नवी आज यहां से बचकर निकलने में कामयाब रही तो फिर दिव्या खुराना और कारण के दिल में जाकर यह बात बिल्कुल गंभीरता से लगी। उन्हें यह महसूस हुआ जैसे कि यह कोई एक सुबह का सपना हो जो कि सच हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जाह्नवी खुराना उस मैंशन के छत से सीधे समुद्र की गहराइयों में कूद गई। जाह्नवी का शरीर समुद्र की गहराइयों में डूबता जा रहा था और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। लेकिन अचानक से उसे अपने आसपास कुछ आहट सी महसूस हुई। जाह्नवी ने एक बार अंतिम समय स्ट्रगल करते हुए अपनी आंखों को दोबारा थोड़ा खोलने की कोशिश की। अचानक उसे अपनी आंखों के सामने एक काफी तेज सफेद रोशनी दिखाई पड़ी और इसके साथ ही जाह्नवी ने अपनी आंखों को दोबारा से बंद कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे शहर में अचानक से पुणे के सरकारी हॉस्पिटल के नॉर्मल पेशेंट वार्ड में से एक नर्स चिल्लाते हुए वार्ड के बाहर आई और उसने फिर डॉक्टर को आवाज लगाते हुए कहा, सर, पता नहीं कैसे लेकिन अचानक से नॉर्मल बोर्ड की पेशेंट नंबर 3 वो लड़की वापस से होश में आ चुकी है, लेकिन उसकी सांसों की रफ्तार अभी भी काफी ज्यादा तेज है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 2 महाराष्ट्र के पुणे शहर में अचानक से शहर के सरकारी अस्पताल में एक नर्स भागती हुई डॉक्टर के केबिन में पहुंची। इस वक्त वह देखने में काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी भूत को देखकर अपना पीछा छुड़ाते हुए यहां तक पहुंची हो। भागते हुए यहां तक आने की वजह से उस नर्स के सांसों की रफ्तार काफी तेजी से चल रही थी। उसके चेहरे पर पसीने और उसके आंखों में एक हैरानी भरा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था।
केबिन के अंदर बैठे उस अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने नर्स को इतना ज्यादा घबराहट में देख उससे सवाल किया, क्या बात है, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हो, क्या कोई इमरजेंसी कैसे है? डॉक्टर ने बस 2 लाइन में नर्स से सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए नर्स थोड़े हफ्ते हुए कहती है, डॉक्टर डॉक्टर वो वार्ड नंबर 5 की पेशेंट कुछ मिनटों पहले अचानक से वो होश में आ गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद उसके दिलों की धड़कन काफी ज्यादा तेज चलने लगी और उसे सांस भी लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। सर, आपको जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, लगता है उस पेशेंट की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। क्या अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ समय पहले ही तो वो ठीक थी। जल्दी करो, उसके लिए वेंटिलेटर का इंतजाम करो, हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। इस वक्त नर्स के द्वारा कही गई बातों को सुनते ही डॉक्टर तुरंत अपने कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी पर रखे सफेद रंग के कोट को हाथों में उठाता हुआ नर्स के साथ वार्ड नंबर 5 की तरफ भागा। 5 नंबर वार्ड तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर के साथ 2 नर्स और भी जुड़ चुकी थी। उनमें से एक ने एक चक्के वाले टेबल पर वेंटिलेटर मशीन ले रखी थी और वही दूसरे ने अपने हाथों में कुछ इंजेक्शंस और टैबलेट की एक ट्रे पकड़ रखी थी। रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर अपने साथ 3 नर्सों को लेकर तुरंत वार्ड रूम के अंदर पहुंचा। इस वक्त पूरी 5 नंबर वार्ड में सिर्फ एक ही नंबर 3 का पेशेंट मौजूद था। डॉक्टर पेशेंट की तरफ बढ़ा। लगभग 17 से 18 साल की उम्र की दिखने वाली एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन जवान लड़की हॉस्पिटल के 3 नंबर बेड पर लेटी हुई थी। उस लड़की की खूबसूरती देखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी। उसके सिर पर सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा इस वक्त इतनी साफ तरीके से तो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इन पार्टियों के बावजूद भी उस लड़की की चेहरे की मासूमियत और वह खूबसूरती छिपा पाना लगभग नामुमकिन था। उसकी सिर पर लगी पत्तियों को देख ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को सिर वाले हिस्से में काफी गहरी चोट पहुंची हो। जैसा कि नर्स ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया था, उस पेशेंट को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसके साथ ही उस पेशेंट की ईसीजी मशीन पर दिलों की धड़कन भी समय के साथ और भी ज्यादा धीमी पड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने उस लड़की की खराब स्थिति को देख तुरंत अपने बगल में मौजूद नर्स को वेंटिलेटर मशीन सेट करने का इशारा किया और वहीं मौजूद दूसरी नर्स की तरफ देख उससे कहा, जल्दी करो और तुरंत एक एनेस्थीसिया का डोज तैयार करो। इस पेशेंट की हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर समय से इस पेशेंट की स्थिति में सुधार नहीं आया तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर के दिए इंस्ट्रक्शन के अनुसार तुरंत दोनों नर्सों ने अपना अपना काम पूरा किया। डॉक्टर ने इंजेक्शन उस पेशेंट के नस में देने के बाद एक पल के लिए रुककर उसका रिएक्शन देखने का फैसला किया। अचानक से ना जाने क्यों, लेकिन ईसीजी मशीन पर उस लड़की की दिलों की धड़कन बिल्कुल कम होने लगी। डॉक्टर के साथ साथ वहां मौजूद नर्स भी काफी ज्यादा घबरा गई। उन्होंने तुरंत वेंटिलेटर मशीन ऑन करके उस लड़की को बचाने की कोशिश जारी कर दी। लेकिन अचानक उन लोगों के कोशिशों के बावजूद भी सामने लगी हुई स्क्रीन पर उस लड़की के दिलों की धड़कन पूरी तरीके से रुक गई और उस लड़की ने सांस लेना भी बंद कर दिया। माँ, ना जाने कैसे, लेकिन बेहोशी की हालत में होने के बावजूद भी उस लड़की के लफ्जों से कुछ आखिरी शब्द बाहर निकले जिनमें वह अपनी मां को पुकार रही थी। डॉक्टर ने तुरंत अपने स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके उस लड़की के हार्ट बीट और नसों की पल्सेस चेक करने की कोशिश की। 2-3 बार चेक करने के बावजूद भी डॉक्टर को उस लड़की के शरीर से कोई भी रिएक्शन नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने अच्छे तरीके से चेक करने के बाद अपने बगल में खड़ी नर्स से कहा, इस पेशेंट के परिवार वाले कहाँ हैं? उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि हम इस पेशेंट को बचा नहीं सके। सर, मैं अभी पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को इस बारे में तुरंत कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। नर्स को यह ऑर्डर देने के बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर ना जाने क्यों, लेकिन एक हल्की सी सिकन के साथ पलटकर वहां से इसके बाद बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। वहीं पीछे रुकी एक नर्स ने उस नौजवान लड़की के चेहरे को सफेद रंग के कपड़े से ढकने के बाद वार्ड रूम का दरवाजा धीरे से बंद करने के बाद वहां से वह भी चली गई। इस वक्त हॉस्पिटल के उस वार्ड रूम में सिर्फ उस पेशेंट को छोड़ और कोई भी नहीं था। उस बेडरूम की एक हल्की सी लाइट जल रही थी, जिसके कारण पूरे वार्ड रूम में थोड़ी धीमी सी रोशनी थी। अचानक से वार्ड रूम के अंदर जल रही वो इकलौती लाइट बार बार जलने और बुझने लगी। इसके साथ ही 3 नंबर बेड पर मौजूद उस नौजवान लड़की पेशेंट की ईसीजी मशीन पर दिलों की धड़कन वापस से चलनी शुरू हो गई।
और फिर एकाएक अचानक 3 नंबर बेड पर मौजूद उस लड़की की आंखें खुल गई, जिसके साथ ही वार्ड रूम के अंदर बार बार जल रही और बुझ रही लाइट्स भी वापस से नॉर्मल जलने लगी। उसने अपने चेहरे पर से सिर पर बांधे हुए सफेद रंग का कपड़ा हटाते हुए अपनी आंखों के सामने धीमी से जल रही उस रोशनी के अंदर बिल्कुल अपने ठीक सामने बेडरूम के छत को देख और अपने आसपास के नजरों को देखो। उस नौजवान लड़की के लफ्जों से कुछ शब्द निकले, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे पहुंची? अपने आसपास के नजरों को एक बार और गौर से देखने के बाद अचानक से उस लड़की ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये मैं कहाँ हूँ? उसे अपने सामने कुछ पेशेंट के बेड लगे हुए दिखाई पड़े। क्या क्या इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ? लेकिन मैं यहाँ पहुंची तो पहुंची कैसे? मुझे जहां तक याद है, मैं उस आइलैंड पर मेंशन की छत से कूदने के बाद सीधे समुद्र की गहराइयों में जा गिरी थी, और फिर उसके बाद मुझे उसके बाद का कुछ याद क्यों नहीं? लेकिन फिर मैं यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं, उन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले कि कोई वापस आकर मुझे होश में देखे, मुझे इस मौके का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं तो अगर वह वापस आता है तो फिर मेरे यहाँ से निकल पाना लगभग नामुमकिन होगा। मैं जानवी खुराना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। इस वक्त उस लड़की के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुन ये पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि जानवी खुराना है, जो कि कुछ समय पहले दिव्या खुराना और करण से बचने के लिए उस आइलैंड पर बने उस मैंशन के छत से सीधे समुद्र की गहराइयों में कूद गई थी, ताकि वह अपने आप को दिव्या और करण से और ज्यादा शर्मिंदा होने से बचा सके। लेकिन अब इस वक्त अपने आप को इस हालत में इस हॉस्पिटल में यूं बेड पर पड़ा देख जानवी को ऐसा लग रहा था जैसे इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी जानवी अपने आप को दिव्या और करण से बचकर निकल पाने में असफल रही, और उन्होंने आखिर में उसे बंदी बना ही लिया। कुछ समय ऐसे ही वार्ड रूम के बेड पर लेट हुए जानवी ने अपने आसपास के इलाकों की छानबीन की। उसे आसपास किसी के भी होने का एहसास नहीं हुआ। कुछ समय तक ऐसे ही रुकने के बाद जानवी उस बेड से एक झटके में उठी और उससे उतरने की कोशिश करने लगी। हालांकि अगले ही पल जानवी को अचानक से अपने दाहिने हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसके हाथों में एक इंजेक्शन की सिरिंज लगी हुई थी, जो कि वही उसके बगल में टेबल पर रखे एक मशीन से कनेक्टेड थी। जानवी ने उसे अपने हाथों से निकालकर दूर हटा दिया और फिर उस बेड से उठकर धीरे धीरे वार्डरूम की तरफ बढ़ने लगी। अगर जानवी को सच में दिव्या और करण ने बंदी बनाया है तो फिर उसे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, लेकिन वह मेन गेट से नहीं जा सकती थी। इसलिए जानवी ने पहले वॉशरूम में जाकर किसी रास्ते को ढूंढने की कोशिश की। जानवी जैसे तैसे अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से वॉशरूम तक पहुंची। इस वक्त वॉशरूम की मेन लाइट कटी हुई थी। जानवी धीरे धीरे अंदर बढ़ी और अपने हाथों को इधर उधर फेरते हुए दीवार पर लाइट्स के स्विच ढूंढने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल जानवी को अपने हाथों के पास कुछ एहसास हुआ। ये लाइट्स के स्विच थे जिसे जानवी ने ऑन कर दिया। अचानक लाइट्स ऑन करते ही जानवी को अपनी आंखों के सामने वॉशरूम की दीवार पर एक काफी बड़ा आईना लगा हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी तरफ देख जानवी के चेहरे के होश उड़ गए और वह काफी हैरानी से उस आईने की ओर घूर घूर कर देखने लगी। ये कौन है? नहीं, ये क्या है? ये आईने में दिख रही लड़की, ये कौन है? नहीं, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लड़की मैं ही हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त जानवी खुराना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी आंखों के सामने आईने में जो चेहरा देखा वो जानवी के लिए काफी अनजान था। उसने इससे पहले कभी भी इस चेहरे को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस वक्त ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद जानवी खुराना का बन चुका था। जानवी बड़े ही हैरानी के साथ उस आईने की तरह आगे बढ़ी और अपने हाथों से उस आईने को छूकर देखने लगी। बिल्कुल उसी की तरह आईने में भी वो दृश्य दिख रहा था। जानवी एक पल के लिए और ज्यादा घबरा गई और तुरंत उसने अपने कदमों को पीछे ले लिया। अपने सामने के दृश्य को देख कंफ्यूजन में जानवी काफी ज्यादा हैरान थी। हालांकि इससे पहले कि वह आगे कुछ और सोच पाती, अचानक से कुछ हुआ और जानवी के सिर में एक जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। ये काफी तकलीफ देने वाला था। जानवी तुरंत वही वॉशरूम में अपने घुटनों के बल गिर गई। अचानक से जानवी का सिर काफी दर्द करने लगा। जानवी को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई बहुत सारी जानकारी डालने की कोशिश कर रहा हो।
अगले ही पल अचानक से जानवी खुराना की आंखें एक और बार कुछ पलों के लिए बंद हो गई और वह अचानक उसी वॉशरूम के फ्लो पर बेहोशी की हालत में गिर गई। मीरा शर्मा। इस वक्त जानवी खुराना जिस लड़की के शरीर में मौजूद थी उसका नाम मीरा शर्मा था, और इस मीरा शर्मा की कहानी कुछ हद तक जानवी से ही मिलती जुलती थी। बिल्कुल जानवी की तरह ही उसके जीवन में भी उसे अक्सर तकलीफ और दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन जानवी को जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वो इस लड़की का पास्ट था, यह मीरा शर्मा। अब आज क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 3 मीरा शर्मा। इस वक्त जानवी की आंखों के सामने आईने में उसे अभी अभी जिसका चेहरा दिखा था वह जानवी का खुद का चेहरा नहीं था, बल्कि देखने में एक काफी जवान और खूबसूरत लगभग 18 वर्ष की लड़की का था, जिसे आज से पहले जानवी ने कभी भी नहीं देखा। हाँ, फिलहाल के हालातों से तो यही लग रहा था कि जानवी खुराना का पुनर्जन्म हुआ है, यानी कि एक दूसरा मौका। क्या जानवी को अपनी जिंदगी में दोबारा मिला यह मौका एक श्राप था या फिर एक आशीर्वाद? इसका अब तक जानवी खुराना को कोई भी अंदाजा नहीं था, लेकिन अब जो भी था यही था। बाथरूम के अंदर फ्लो पर बेहोश होने के बाद अचानक से उस बेहोशी की हालत में जानवी को मीरा शर्मा की कुछ यादें अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। जिस शरीर में इस वक्त जानवी खुराना का पुनर्जन्म हुआ था वो एक 18 साल की मीरा शर्मा के रूप में हुआ था। मीरा एक छोटे से 2 लोगों के परिवार में पली बड़ी थी, एक वो खुद और दूसरी मीरा की अपनी माँ राधिका शर्मा। राधिका शर्मा ने मीरा को बिना शादी के रिश्ते में बंधे ही जन्म दिया था और इस बच्चे के पिता का नाम किसी को भी मालूम नहीं था। और यही एक बहुत बड़ी वजह भी थी जिसके कारण मीरा और राधिका जी को अपने रिश्तेदारों से उस दिन से लेकर आज तक अक्सर अपमान और बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि उसे रिश्तेदारों के द्वारा कमीनी तक के नाम से पुकारा गया। इन मुश्किलों और कठिनाइयों को झेलने के बावजूद भी राधिका शर्मा, जो कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री ना होने की वजह से एक नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम किया करती थी और उस काम से सैलरी में मिले कुछ हजार रुपयों से अपना और अपनी बेटी मीरा का गुजारा किया करती थी, और उन्हीं में से बचे हुए पैसों से अपनी बेटी मीरा को पढ़ाने लिखाने की भी पूरी कोशिश करती। इन बीते हुए कुछ सालों में राधिका शर्मा ने दुनिया का एक अलग ही चेहरा देखा था, जिसमें परेशानी के समय में होने पर ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही किसी दोस्त ने कभी आगे बढ़कर उनकी मदद की, बल्कि उल्टा उस परिस्थिति में खुलकर उनका मजाक भी बनाया। इस दुनिया का ऐसा क्रूर चेहरा देखने के बाद राधिका शर्मा ये नहीं चाहती थी कि कभी भी उनकी बेटी मीरा को ऐसा कभी अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी करना पड़े। इसीलिए वो अक्सर अपनी बेटी मीरा को अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाकर एक अच्छे से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करवाना चाहती थी, जिसके बाद उनकी बेटी मीरा शर्मा खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में अपने जीवन में किसी के सहारे के लिए कभी तड़पे ना। मीरा शर्मा पुणे सेंट्रल स्कूल की एक स्टूडेंट थी, अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जामिनेशन से बस एक कदम दूर। हालांकि मीरा शर्मा का झुकाव पूरी रूप से पढ़ाई की ओर नहीं था, इसी कारण उसके लिए किसी अच्छे कॉलेज में स्वीकार होना काफी मुश्किल लग रहा था। और इसी बात को लेकर उसके रिश्तेदार और जानने वाले अक्सर उस पर हंसा भी करते थे। सभी रिश्तेदारों को ये बात पता थी कि राधिका कैसे अपनी बेटी मीरा को किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होता देखना चाहती थी, लेकिन फिर उसके कम मार्क्स आने का मजाक उड़ाते हुए पिछले एग्जाम के बाद एक रिश्तेदार ने तो राधिका से मीरा की शादी कराने तक की बात कह दी। मीरा सच में अपनी मां की स्थिति देखने के बावजूद भी उतनी जिम्मेदार लड़की नहीं थी, लेकिन इस वक्त अपने ख्यालों में जानवी गुस्से में आग बबूला हुए जा रही थी, और उसके पीछे की वजह मीरा का इस हॉस्पिटल में होने का कारण था। शायद इसीलिए क्योंकि मीरा के साथ जो भी कुछ हुआ था वो सब जानवी खुद भी अपने जीवन में झेल चुकी थी। हॉस्पिटल में ऐसी हालत में एडमिट होने से पहले मीरा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड था। वो दोनों एक दूसरे को पिछले 2 महीने से डेट कर रहे थे, जो कि अपनी क्लास का एक टॉप क्लास का स्टूडेंट था, शेखर मेहरा। शेखर मेहरा लुक्स और पर्सनैलिटी से देखने में हैंडसम और अट्रैक्टिव था। इसके साथ ही साथ वो पढ़ाई के मामले में भी अपने क्लास के कुछ गिने चुने लड़कों में आया करता था। शेखर मेहरा का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, जहां एक तरफ उसके पिता मिस्टर मेहरा एक सरकारी हिस्टोरिकल ब्यूरो के प्रमुख थे, तो वहीं दूसरी तरफ शेखर की मां मिस्ट्रेस मेहरा एक काफी जाने माने हॉस्पिटल की चेयरपर्सन में से एक थी। ये मीरा शर्मा की कल्पना से भी बाहर की बात थी कि इतना परफेक्ट और आउटस्टैंडिंग लड़का प्यार में पागल होकर उसका पीछा कर रहा था।
सबसे खास बात तो यहाँ ये थी कि मीरा शर्मा के दिल में खुद भी शेखर मेहरा को लेकर कुछ फीलिंग्स थी। हालांकि मीरा इस बात को काफी अच्छी तरीके से जानती थी कि उन दोनों की जोड़ी मेल नहीं खाती, लेकिन शेखर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद मीरा ने काफी सोचते हुए शेखर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कल की सुबह ये सब कुछ खत्म हो गया। कल सोमवार के दिन शेखर मेहरा ने मीरा शर्मा को मिलने के लिए बुलाया था। मीरा शर्मा को ऐसा लगा कि यह एक रोमांटिक डेट होने वाली है। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए जब मीरा शेखर से मिलने के लिए उसके बुलाए हुए लोकेशन पर पहुंची, वहां उसे शेखर के साथ साथ काव्या शर्मा भी दिखाई दी। अचानक से अपनी कजन दिव्या को अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ में डाल देख मीरा को एक काफी बड़ा झटका लगा। उस वक्त मीरा काव्या को वहां देख हैरान ही हुई थी कि तभी शेखर मेहरा ने उससे कहा कि वो उसी वक्त मीरा से ब्रेकअप करना चाहता है। मीरा, मैं अब हमारे रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। काव्या शर्मा रिश्ते में मीरा की चाचा की बेटी थी। बचपन से ही काव्य को उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने ये सिखाया था कि मीरा शर्मा एक नाजायज औलाद है और वो उसके मुकाबले नीची है, जिसके कारण काव्या की नज़रों में मीरा का स्टेटस बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मीरा के रिश्तेदारों की नज़रों में। उसके साथ ही साथ मीरा शर्मा काव्या शर्मा से दिखने में कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, जो कि काव्य के मन में मीरा के लिए एक जलन की भावना भी उत्पन्न करती थी। अपने सिर पर बिना पिता के हाथ की वजह से मीरा स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक इजी टारगेट थी, जो अक्सर दूसरे बच्चों के द्वारा परेशान किए जाने के बावजूद भी चुपचाप इसे सहती रहती थी और अक्सर जिसे देख काव्य को काफी खुशी महसूस होती। उस वक्त शेखर के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुन मीरा काफी ज्यादा हैरान थी। उसने अपने चेहरे पर एक काफी शौकीन एक्सप्रेशन के साथ शेखर से सवाल किया, शेखर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुम मेरे साथ इतना भद्दा मजाक कर रहे हो? यह मजाक नहीं, सच्चाई है मीरा शर्मा। मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा हम यही अपने इस रिश्ते को तोड़ दे। क्या? लेकिन शेखर, ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे हमारे रिश्ते को यूं तोड़ने की बात करना। शेखर, तुम्हारी बातों को कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। उस समय मीरा ने शेखर से एक के बाद एक सवाल पूछ डाले। हालांकि शेखर मीरा की बातों का जवाब देने जा ही रहा था कि तभी अचानक काव्या ने उसे बीच में टोकते हुए मीरा की तरफ देख अपने चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, मीरा, मेरी प्यारी बहन, लगता है तुम्हें अब तक शेखर की कही हुई बातें समझ नहीं आ रही। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा शेखर के मन में तुम्हारे लिए किसी भी तरीके की कोई फीलिंग नहीं है? वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। हाँ, अगर तुम्हें मेरी कही हुई बातों पर यकीन ना हो तो तुम खुद शेखर से इसके बारे में पूछ सकती हो। शेखर ने कभी तुम्हें पसंद किया ही नहीं, बल्कि तुम्हें अब तक शेखर का तुम्हें यू डेट करना, ये तो सिर्फ मेरे और शेखर के बीच में लगी एक शर्त का नतीजा है। मैंने ही शेखर से शर्त लगाई थी कि अगर शेखर तुम्हें 2 महीने तक डेट करने में कामयाब रहता है तो फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाऊंगी। और जैसा कि तुमने देखा, तुम पिछले 2 महीने से शेखर को डेट कर रही हो, यानी कि मुझे शर्त के अनुसार शेखर से हारने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बनना ही होगा। इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इसलिए अब से शेखर सिर्फ और सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है। हा 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 हा। मीरा शर्मा के लिए अचानक से शेखर और काव्या के मुंह से निकली हुई ये बातें किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं थी। मीरा को ये यकीन करने में भी काफी मुश्किलें आ रही थी कि उसने बीते 2 महीनों में जिसके साथ अपने दिल की हर एक सुख और दुख की बातें शेयर की थी, जिसके साथ मन ही मन में मीरा अपना पूरे जीवन बिताने के सपने देखने लगी थी, वो उसे असलियत में चाहता तक नहीं, बल्कि जिसे मीरा एक सच्चा प्यार समझ रही थी, वो शेखर के लिए सिर्फ एक शर्त के सिवाय और कुछ नहीं थी। हालांकि काव्या के मुंह से यह सुनने के बावजूद भी मीरा को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने शेखर की तरफ देख उससे सवाल किया, शेखर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या काव्या इस वक्त जो बातें कह रही है वो सब सच है? क्या तुमने सच में मेरे साथ जो प्यार की बातें की थी वो सब सिर्फ एक नाटक थी और काव्या के साथ लगाए एक शर्त का हिस्सा? मीरा शर्मा ने इस वक्त अपने दिल पर पत्थर रखकर शेखर से ये सवाल पूछे थे। वो शेखर के मुंह से सुनना चाहती थी कि क्या ये बात सच है या फिर नहीं।
हालांकि मीरा अपने दिल में उस वक्त भगवान से सिर्फ यही मना रही थी कि काश शेखर इन सभी बातों को झुठला दे और इसे सिर्फ एक मजाक की बात कहकर हंसकर टाल दे, क्योंकि मीरा सच में शेखर को पसंद करने लगी थी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि शेखर के द्वारा ठुकरा दिया जाने के बाद वो अपने आप को संभाल सके। उसकी उम्र अभी सिर्फ 17 से 18 वर्ष की थी, जिसमें उसे दुनिया की असली रूप का कोई अंदाजा भी नहीं था। इस वक्त शेखर का जवाब सुनने के लिए मीरा का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। उसे अपने अंदर अजीब बेचैनी सी महसूस हो रही थी। हालांकि शेखर मेहरा ने मीरा की बातों का जो जवाब दिया वो उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग था। शेखर मेहरा, जो इस वक्त तिरछी निगाहों से मीरा की तरफ देख रहा था, उसने अपने चेहरे पर नापसंदगी के साथ मीरा की बातों का जवाब देते हुए कहा, मीरा, क्या तुम सच में इतनी ज्यादा ना समझ हो कि तुम ये गलतफहमी पाल बैठी कि मैं शेखर मेहरा तुम्हें पसंद करूंगा? हाँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम जैसी इतनी गरीब लड़की को कभी पसंद भी कर सकता हूं, जिसे आज तक ये भी नहीं पता कि उसके पिता का नाम क्या है। शेखर की यह बातें मीरा को उसके दिल में जा लगी और अचानक मीरा की आंखों में हैरानी के साथ आंसुओं की बूंदें भर गई। हालांकि शेखर ने अपनी बातें कहनी जारी रखी, अगर ये सब काव्या के लिए नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारी तरफ एक बार पलट कर भी देखने का कष्ट नहीं उठाता। ऐसा क्या है तुम में कि मैं कभी तुम्हें देखूं भी? आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? शेखर की इन बातों को सुन मीरा इस वक्त बड़े ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी भी हो पा रही थी। मीरा को अब तक ये यकीन था कि वह अपने सपनों के राजकुमार से मिल चुकी है, लेकिन यह एक सिर्फ जिंदगी का घटिया और बेतुका मजाक था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, जिसे वह सच्चा प्यार समझ बैठी थी। मीरा के लिए यह एक बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था, जिसे वह अपनी कम उम्र और नादान समझ की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसे इस वक्त शेखर और काव्या के सामने खड़े होने में भी शर्म और लज्जा महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मीरा बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपने आंखों में आंसुओं के साथ भाग खड़ी हुई। और इसी बीच रास्ता पार करते वक्त अचानक एक कार एक्सीडेंट में फंसने की वजह से मीरा को काफी गहरी चोट आई, जिसके बाद उसके दिमाग पर काफी ज्यादा डैमेज हुआ और उसी जगह पर काफी ज्यादा खून निकलने की वजह से मीरा वही अपने होश खो बैठी, जबकि कार ड्राइवर रुककर मीरा की मदद करने के बजाय भाग खड़ा हुआ। अगली बार हॉस्पिटल में मीरा के शरीर में जानवी खुराना ने अपनी आंखें खोली। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 4। शेखर की इन बातों को सुन मीरा इस वक्त बड़े ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी भी हो पा रही थी। मीरा को अब तक ये यकीन था कि वो अपने सपनों के राजकुमार से मिल चुकी है, लेकिन यह एक सिर्फ जिंदगी का घटिया और बेतुका मजाक था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, जिसे वो सच्चा प्यार समझ बैठी थी। मीरा के लिए यह एक बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था, जिसे वह अपनी कम उम्र और नादान समझ की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसे इस वक्त शेखर और काव्या के सामने खड़े होने में भी शर्म और लज्जा महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मीरा बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपने आंखों में आंसुओं के साथ भाग खड़ी हुई। और इसी बीच रास्ता पार करते वक्त अचानक एक कार एक्सीडेंट में फंसने की वजह से मीरा को काफी गहरी चोट आई, जिसके बाद उसके दिमाग पर काफी ज्यादा डैमेज हुआ और उसी जगह पर काफी ज्यादा खून निकलने की वजह से मीरा वही अपने होश खो बैठी, जबकि कार ड्राइवर रुककर मीरा की मदद करने के बजाय भाग खड़ा हुआ। अगली बार हॉस्पिटल में मीरा के शरीर में जानवी खुराना ने अपनी आंखें खोली। उसके बाद की सारी बात जानवी को काफी अच्छे तरीके से याद थी। कुछ समय बाद उसी वॉशरूम की फ्लोर पर बेहोशी की हालत में पड़ी जानवी खुराना की आंखें खोलनी शुरू होती है। अपनी आंखें खुलते ही जानवी को सबसे पहले सामने वॉशरूम का वो छत दिखाई पड़ता है। ठीक से अपने आसपास के माहौल को देख और परखने के बाद जानवी को यह अंदाजा लग जाता है कि वह अभी भी वॉशरूम में ही मौजूद है और शायद अब तक किसी ने वॉशरूम में आकर यह नोटिस नहीं किया होगा कि जानवी यानी कि मीरा शर्मा पेशेंट बेड से गायब हो चुकी है। जानवी धीरे धीरे अपने शरीर को दीवार के सहारे ठहराने की कोशिश करती है और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे के ऊपर लगी कुंडी को कसकर पकड़ उसकी मदद से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अपने कदमों पर खड़े होने के बाद जानवी सबसे पहले अपने सामने की ओर लगे उस आईने की तरफ बढ़ती है। उसे अपनी आंखों के सामने एक बेहद ही खूबसूरत और प्यारी सी नौजवान दिखने वाली लड़की का चेहरा नजर आता है। हालांकि जानवी खुराना अपने पिछले जन्म में भी अपनी शहर की सबसे बेहतरीन खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती थी, लेकिन
मीरा शर्मा जाह्नवी खुराना से भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत और देखने में प्यारी लगती थी। जाह्नवी ने बड़े ही आश्चर्य के साथ अपने हाथों से खुद के चेहरे को छूकर महसूस करने की कोशिश की। जाह्नवी को अब तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में इस वक्त मीरा शर्मा के शरीर में मौजूद है और उसे जीवन में सच में एक दूसरा मौका मिला है। जाह्नवी खुराना मन में ही अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करके ईश्वर को अपने इस दूसरे मौके के लिए धन्यवाद करने के बाद आईने में अपने इस नए चेहरे को काफी गौर से देखे लगती है और अपनी नई पहचान को अपनी आंखों में बसाने लगी। हालांकि जाह्नवी शर्मा के पास अभी ज्यादा समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द वापस वार्ड रूम के अंदर लगे उस बेड पर जल्द से जल्द लौटना होगा। लेकिन इससे पहले जाह्नवी एक बार आईने में मीरा शर्मा के चेहरे को देख एक पल के लिए ठहर जाती है और इस चेहरे को काफी गौर से देखने के बाद मीरा थोड़े गंभीर और दर्द भरी आवाज में अपनी नम आंखों से आईने में देखते हुए कहती है, मीरा, मुझे नहीं पता तुम इस वक्त यहाँ कहीं आसपास मौजूद हो या फिर नहीं। शायद तुम मुझे अब सुन भी ना सकती हो, लेकिन आज शायद मुझे ये जो दूसरा मौका मिला है ये तुम्हारी वजह से ही है। मुझे अंदाजा है तुमने अपने जीवन में काफी सारे कष्ट झेले हैं और तुम्हें भी बिल्कुल मेरी तरह ही उन लोगों से जिन्हें तुम अपने सबसे ज्यादा करीब समझती थी उनसे सिर्फ छल और धोखे के सिवाय और कुछ नहीं मिला। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि तुम्हारी आत्मा को इससे दर्द और जिल्लत की जीवन के चक्र से आजाद होने के बाद शांति मिल सके। लेकिन मीरा, मैं जाह्नवी खुराना तुम्हें यह वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगी और कभी भी तुम्हें दोबारा किसी तरीके की शर्मिंदगी का सामना नहीं करने दूंगी। मैं जाह्नवी खुराना तुम्हें यूं वचन देती हूँ कि जिनकी भी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है और आज तक जिन लोगों ने भी तुम पर और तुम्हारी मां पर अत्याचार किए हैं, मैं उन सभी लोगों से गिन गिन कर तुम्हारे हर एक दर्द और तकलीफ का बदला लूंगी। यह मेरा वचन है तुमसे। इतना कहने के बाद कुछ पलों के लिए जाह्नवी बस चुपचाप अपने सामने आईने की ओर मीरा शर्मा के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर अचानक बिना कुछ कहे पलटकर वापस से दरवाजे की तरफ जाने लगी। हालांकि तभी जाह्नवी खुराना को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे मीरा की यादाश्त से जहां तक अंदाजा था वो बस बीती कल शाम को ही एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुजरी थी जिसकी वजह से उसे काफी गंभीर और क्रिटिकल चोटें भी आई हुई थी। परंतु न जाने क्यों जब जाह्नवी ने अभी अभी अपने कदमों को आगे बढ़ाया उसे अपने शरीर पर बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ या दर्द महसूस नहीं हुई। जाह्नवी इस बात से काफी हैरान थी। उसने अपने सहारे के सहारे के लिए जिन दीवालों को पकड़ रखा था जाह्नवी ने उन्हें भी धीरे धीरे करके छोड़ दिया। लेकिन जाह्नवी अभी भी अपने कदमों पर बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। इस बात को देख जाह्नवी काफी हैरान थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? जाह्नवी ने खुद कुछ समय पहले महसूस किया था उसके शरीर में काफी ज्यादा चोट लगने की वजह से उसके लिए हिल पाना भी मुश्किल था। लेकिन इस वक्त जाह्नवी के शरीर से अचानक वो सारे दर्द और चोट पूरी तरीके से गायब हो चुके थे, जैसे कि वो पहले कभी जाह्नवी के शरीर पर हो ही ना। जाह्नवी को अचानक कॉरिडोर में लोगों के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसकी बाद तुरंत जाह्नवी वार्ड रूम में लगे 3 नंबर बेड की तरफ भागी और उस पर जाकर झट से बिल्कुल मरीज की हालत में लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करके बेहोशी का नाटक करने लगती है। क्या बात हो गई? अपनी मुझे ऐसे जल्दी में फोन करके यहाँ वापस ऐसे क्यों बुलाया? मैं तो अभी डॉक्टर साहब के कहे अनुसार ही मीरा के लिए दवा लेने के लिए गई हुई थी। तो फिर कहीं सिस्टर मीरा ठीक तो है? आप आखिर अब तक कुछ बता क्यों नहीं रही? राधिका रुको, तुम्हें ऐसी हालत में यूं भागना नहीं चाहिए। तुम्हारी खुद की तबीयत अभी ठीक नहीं है राधिका। जाह्नवी को इस वक्त बाहर कॉरिडोर से 2 लगभग 30 से 40 के बीच की उम्र की औरतों की आवाज सुनाई पड़ती है। उन दोनों की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। हालांकि दूसरी औरत ने अभी अभी जो राधिका नाम पुकारा था, जाह्नवी उसे काफी अच्छी तरीके से जानने लगी थी। यह कोई और नहीं बल्कि जरूर मीरा शर्मा की मां राधिका शर्मा ही थी, जो कि इस वक्त बेचैनी के साथ नर्स से कुछ सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। राधिका शर्मा के द्वारा पूछे गए बार बार इन सवालों को सुन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बेटी मीरा को लेकर नर्स से बार बार कुछ सवाल पूछ रही थी। हालांकि नर्स राधिका शर्मा की बातों का जवाब नहीं देती है और सीधे उन्हें वार्ड रूम की तरफ लेकर आ जाती है और वार्ड रूम का दरवाजा खोलते हुए थोड़े मायूसी भरे आवाज के साथ राधिका शर्मा और उनके साथ खड़ी दूसरी एक और औरत से कहती है, माफ कीजिएगा मैम, लेकिन आपको कुछ समय के लिए यही रुकना पड़ेगा। मैं अभी अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स के पेपर लेकर तुरंत वापस आती हूँ।
राधिका जी से इतना कहने के साथ ही नर्स तुरंत वार्ड रूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। हालांकि तभी कुछ अजीब सी जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी। नर्स ने अपने चेहरे पर थोड़ी हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ वार्ड रूम के अंदर 3 नंबर पर मौजूद पेशेंट यानी कि मीरा शर्मा की तरफ देखती है। अचानक उसे अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसकी वजह से नर्स के चेहरे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त मीरा शर्मा के बिल्कुल बगल में लगी हुई वेंटिलेटर मशीन, जिसे अब तक मीरा की डेथ के बाद बंद हो जाना चाहिए था, वो अभी भी मशीन की उस स्क्रीन पर दिलों की धड़कन की रफ्तार दिखा रही थी, जो लगभग एक तरीके से नामुमकिन था। क्योंकि कुछ समय पहले की बात है जब उन लोगों की आंखों के सामने ही इस पेशेंट ने अपनी आखिरी सांसें ली थी और उसके सांसों के साथ साथ उसकी दिलों की धड़कनें भी बंद हो गई थी। लेकिन इस वक्त नर्स को अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था उसे वो जुठला भी नहीं सकती थी। कंफर्मेशन के लिए नर्स ने पहले आगे बढ़कर मशीन को चेक करने की कोशिश की, कहीं ऐसा तो नहीं कि मशीन में कोई खराबी आ गई हो। हालांकि जैसे ही उसने मीरा शर्मा की हाथों की पल्स महसूस करने की कोशिश की, उसे मीरा के पल्स साफ साफ महसूस हो रहे थे। मीरा की सांसें चल रही थी और उसके दिलों की धड़कने की रफ्तार भी बिल्कुल नॉर्मल थी। अचानक यह महसूस करते ही उस नर्स के चेहरे के होश उड़ गए और वह घबराकर तुरंत मीरा से 2 कदम पीछे की तरफ हट गई। नामुमकिन, ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इस लड़की की सांसें वापस से कैसे चलने लग सकती है? नहीं, शर्मा और उनके साथ मौजूद वह दूसरी महिला भी काफी ज्यादा घबरा गई। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर नर्स इस वक्त इतनी ज्यादा बेचैन और घबराई हुई क्यों लग रही है। हालांकि राधिका जी और उनके साथ मौजूद उस दूसरी महिला ने नर्स को आवाज लगाकर उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ कह पाते, नर्स बड़े ही तेजी के साथ डॉक्टर के चेंबर की तरफ दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ चुकी थी। डॉक्टर, डॉक्टर! अचानक से नर्स को इतनी घबराहट के साथ डॉक्टर डॉक्टर पुकारता हुआ सुन, चेंबर के अंदर बैठे हुए उसी डॉक्टर ने जिसने कुछ समय पहले मीरा का इलाज किया था, नर्स को ऐसे अचानक से चिल्लाता देख उसने आश्चर्य के साथ नर्स के ऐसे बर्ताव के पीछे की इस घबराहट की वजह पूछी। क्या हुआ सिस्टर, आप अचानक इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या बात हो गई? सर, जल्दी मेरे साथ आइए सर। वो नंबर, सर वो पेशेंट नंबर 3 जिसे आप अभी अभी देख कर आए थे, वो अचानक से दोबारा से जिंदा हो गई है। डॉक्टर को नर्स की यह बात कुछ समझ नहीं आई, जिसके कारण उसने एक बार और नर्स से सवाल किया, सिस्टर, आप ये कैसी बातें कर रही है? कौन दोबारा से जिंदा हो गई और आप इस वक्त इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है? सर, मैं घबराई भी नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने अभी अभी जिस पेज नंबर 3 को एग्जामिन किया था और जिसे मरा हुआ घोषित किया था, वही पेशेंट नंबर 3 यानी कि मीरा शर्मा वापस से जिंदा हो चुकी है और उसके सांसों की और दिलों की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और खुद इसे कंफर्म किया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लगता है काम करने की वजह से आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ऐसा कीजिए, आप कुछ समय के लिए रेस्ट ले लीजिए, इससे आपको कुछ आराम महसूस होगा। डॉक्टर को नर्स की कही हुई बातों पर पहले यकीन नहीं हुआ, उल्टा डॉक्टर ने नर्स को कुछ समय के लिए लौटकर रेस्ट करने तक के लिए कह दिया। हालांकि नर्स अपनी बातों पर टिकी रही और उसने दोबारा से डॉक्टर को अपने साथ चलकर पेशेंट को देखने की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर भी नर्स की बात मानता हुआ पेशेंट को देखने के लिए नर्स के साथ उसकी वार्ड रूम की तरफ बढ़ा, जहां जानवी एडमिट थी। बिल्कुल जैसा नर्स ने कुछ समय पहले एक्सपीरियंस किया था। जैसे ही डॉक्टर ने वार्ड रूम का दरवाजा खोला और अपना पहला कदम अंदर की तरफ रखा, उसे भी वेंटिलेटर मशीन की वो जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही डॉक्टर मीरा शर्मा यानी कि पेशेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मशीन में बिल्कुल नर्स के कहे अनुसार ही पेशेंट के दिलों की धड़कन और सांसों की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल दिखा रही थी, जिसे देख डॉक्टर काफी ज्यादा गया। उसके लफ्जों से बस एक ही आवाज निकली, ये कैसे हो सकता है? अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 5 वार्ड रूम। इस वक्त डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बस कुछ समय पहले की ही बात है जब डॉक्टर ने खुद ये जांच परख कर कंफर्म किया था कि मीरा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी सांसें और दिलों की धड़कन काफी समय पहले ही रुक चुकी थी। लेकिन अभी डॉक्टर जो खुद के सामने देख रहा था वो उसकी यादों से बिल्कुल अलग था। इस वक्त मीरा शर्मा की दिलों की धड़कन और सांसों की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल थी।
जैसे कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। डॉक्टर इसे देख काफी घबरा गया और तुरंत अपने मन की संतुष्टि के लिए मीरा शर्मा की हालत दोबारा से एक बार चेक करने लगा। डॉक्टर, क्या बात है? आप मेरी बेटी मीरा को ऐसे बार बार इतने हैरानी से चेकिंग क्यों कर रहे हैं? क्या कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर, मेरी बेटी मेरा ठीक तो है। डॉक्टर, प्लीज मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या मेरी बेटी मेरा ठीक है? कुछ समय पहले ही राधिका शर्मा ने अपनी आंखों से देखा था, जब नर्स ने भी थोड़ी देर पहले मीरा को चेक करते ही घबरा गई थी। उसकी आंखों में भी एक अजीब सा डर और हैरानी भरा एक्सप्रेशन देखा जा सकता था, और अब बिल्कुल डॉक्टर का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। राधिका शर्मा को एहसास हो रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि कब से नर्स और डॉक्टर बार बार ऐसे इतनी अजीब तरीके से क्यों बार बार मीरा की तरफ देख ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि राधिका जी के सवाल पूछने पर डॉक्टर ने एक पल शांत होने के बाद राधिका शर्मा की बातों का जवाब देते हुए उससे कहा, मैडम, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी किसी भी तरीके के खतरे में नहीं है। यहाँ तक कि अगर सही सही कहूँ तो आपकी बेटी मीरा पता नहीं कैसे, लेकिन अब लगभग सच में ठीक हो चुकी है। ठीक हो चुकी है? डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मेरी बेटी मीरा अब सच में खतरे से बाहर है? राधिका शर्मा की कही हुई बातों को सुन डॉक्टर बिल्कुल शांत रहता है और चुपचाप मीरा शर्मा की तरफ काफी गौर से हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखता हुआ फिर राधिका शर्मा की बातों का जवाब देते हुए कहता है, मेडिकल मैडम, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूं? ये खुद मेरी समझ से बाहर है। मैं बस इतना जानता हूं कि आपकी बेटी इस वक्त ना जाने कैसे लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और उसके ऊपर कोई भी किस्म का जानलेवा खतरा नहीं है। डॉक्टर के मन में इस वक्त काफी अजीबोगरीब ख्याल चल रहे थे। उसने पहले भी काफी कहानियों में ऐसी हैरानी भरी बातें सुनी तो थी, लेकिन यह आज पहली बार था जब उन्होंने मेडिकल फील्ड में ऐसा चमत्कार सच में अपनी आंखों से देखा हो। क्योंकि कुछ समय पहले ही डॉक्टर ने जिस लड़की को काफी जांचने और पकने के बाद मरा हुआ घोषित किया था, वो अचानक से बिल्कुल ठीक हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी जानलेवा चोटें जो कि उसे पिछली शाम एक्सीडेंट में लगी थी, वो सब अचानक से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मीरा शर्मा को कभी कोई वैसी चोटें आई ही ना हो। वैसे तो डॉक्टर एक नास्तिक था जिसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसने ना जाने क्यों आज अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके एक बार ईश्वर को याद किया और फिर अपने चेहरे पर बिल्कुल किसी जेंटल डॉक्टर की तरह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक जिम्मेदार डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए मीरा शर्मा की मां और उनके साथ में मौजूद एक और लेडी को आश्वासन देते हुए कहते हैं, मैडम, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। मेरे अंदाजे से अगर ऐसा ही हाल रहा तो मिस मीरा जल्द ही इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। आपको अब ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर, अगर ऐसी बात है तो क्या हम अपनी मीरा से मिल सकते हैं? वैसे तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मिस मीरा को कुछ और समय देना चाहिए। इस वक्त उनके लिए आराम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए बेहतर होगा आप लोग कुछ समय बाद उनसे मिले। फिलहाल के लिए हमें उन्हें आराम करने देना चाहिए। राधिका शर्मा की बातों का जवाब देते हुए डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय तक मीरा को ना डिस्टर्ब करने की सलाह दी और उन्हें लेकर वार्ड रूम के बाहर चले गए, जिससे कि मीरा को अपने रेस्ट में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। धम उधर वार्ड रूम का दरवाजा बंद होने के साथ ही जानवी खुराना की आंखें भी खुल गई और जानवी तुरंत अपने पेशेंट वाले बेड पर उठकर बैठ गई। बिल्कुल जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, इस वक्त सच में मीरा शर्मा का ये शरीर, जो कि कुछ समय पहले ही इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरा था, अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। जानवी को ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। हालांकि तभी अचानक से जानवी को अपने गले के पास कुछ महसूस हुआ। जानवी ने जब अपने होंठों को अपने गले के पास सह लिया, तुरंत उसी कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग महसूस हुई। एक गले का लॉकेट। जानवी ने तुरंत अपने हाथों में उस लॉकेट को थामकर अपने चेहरे को थोड़ा नीचे की तरफ किया और उस लॉकेट की तरफ देखा। अपने गले में अचानक इस लॉकेट को देखते ही जानवी के चेहरे के हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए। उसकी आंखों में एक काफी हैरानी और हल्का सा डर महसूस हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ये लॉकेट यहाँ कैसे? इसे तो इस वक्त जानवी यानी कि मेरे उस शरीर के साथ होना चाहिए था। तो फिर इस वक्त जानवी के आंखों के सामने एक बेहद ही खूबसूरत और बिल्कुल खून की तरह लाल रंग का एक लॉकेट उसके होंठों में मौजूद था।
जिसके ऊपर एक छोटे से अक्षर में ओम का निशान बना हुआ था। ये लॉकेट सच में बहुत खूबसूरत था। ऊपर से ना जाने क्यों, लेकिन इस लॉकेट के अंदर एक अलग ही जादुई किस्म की चमक थी। हालांकि इस वक्त जानवी खुराना इस बात को लेकर हैरान थी कि आखिर ये लॉकेट इस वक्त मीरा शर्मा के गले में क्या कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जानवी ने अपने हाथों में जिस लॉकेट को थामे रखा था वो कुछ और नहीं बल्कि जानवी के मां के द्वारा दिया गया उसका खुद का लॉकेट था, जिसे उसकी मां ने उसे उसकी नानी की आखिरी अमानत और उनका आशीर्वाद कहकर दिया था और हमेशा इस लॉकेट को अपने गले में पहनकर रखने के लिए कहा था। जिसके बाद जानवी ने बिना किसी भूल के अक्षर लॉकेट को अपने गले में ही पहनकर रखा था। उस वक्त भी जब दिव्या और करण रॉय के द्वारा जानवी को मारने की कोशिश की गई, उसने अपने अंतिम समय तक इस लॉकेट को अपने गले में ही पहन रखा था। तो फिर आखिर यह कैसे हो सकता था कि उसका ये लॉकेट इस वक्त मीरा शर्मा के गले में मौजूद हो? इस वक्त जानवी काफी हैरानी से इन बातों पर विचार कर रही थी। इससे पहले कि जानवी खुराना इन सभी बातों पर और गहराई से सोच पाती, तभी अचानक ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर से 2 कमल महिलाओं की आवाज सुनाई पड़ी, जिसकी वजह से जानवी का ध्यान उस आवाज की तरफ खींचा चला गया। ये 30,000 है। यह मेरी और तुम्हारे जीजा जी की सारी बचत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मीरा की हॉस्पिटल बिल्स के लिए काफी है। इस वक्त जिस औरत ने ये बातें कही थी वो कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में मीरा की दूसरी मौसी यानी कि शीतल शर्मा थी। उनकी आवाज में मीरा के लिए चिंता दिख रही थी। कुछ पलों के लिए चुप होने के बाद उन्होंने आगे अपनी बात कहनी जारी रखें। राधिका, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? हमारे सबसे बड़े भाई से मदद मांग कर देखो, हो सकता है शायद वो तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सके। तुम तो जानती हो ना, वो हम सभी में फाइनेंशियली सबसे स्टेबल है और मुझे यकीन है जब वो सुनेंगे कि मीरा इस वक्त किस हालत में है तो वो तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त शीतल ने राधिका शर्मा को उम्मीद देने की कोशिश तो की, लेकिन ना जाने क्यों उनके खुद के मन में इस बात पर कुछ ज्यादा खास यकीन नहीं दिख रहा था। शीतल, मैंने पहले ही उन्हें फोन किया था, लेकिन हमारे बड़े भाई ने कहा कि इस वक्त उनका सारा पैसा उनकी पत्नी के हाथ में है और वह भी इस वक्त लाचार है। आप हमारी सबसे बड़ी भाभी को तो जानती ही है, उनके लिए पैसा किसी भी रिश्ते या फिर प्यार से बढ़कर है। अगर उनके पास से एक चवन्नी भी उधार लेनी हो तो उससे पहले किसी को उनके मौत तक इंतजार करना पड़ेगा। राधिका को ये बात अच्छे से मालूम थी कि उनके सबसे बड़े भाई शर्मा परिवार के सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन राकेश शर्मा सबसे अमीर होने के साथ साथ सबसे बड़े कंजूस भी थे। ये सिर्फ एक बहाना मात्र से ज्यादा और कुछ नहीं था कि उनका सारा पैसा इस वक्त उनकी पत्नी के हाथों में था और राधिका इसे काफी अच्छी तरीके से जानती थी। ठीक है, लेकिन फिर हमारे दूसरे भाई के बारे में क्या? क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश? उन्होंने क्या कहा? क्या वो मदद करने को तैयार है? एक पल के लिए चुप रहने के बाद राधिका जी ने अपने चेहरे पर हल्के से उदासी के भाव के साथ एक बार और शीतल शर्मा की बातों का जवाब देते हुए कहती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी अभी एक नया घर खरीद लिया है और जिसकी वजह से उनके पास की लगभग सारी सेविंग्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इसीलिए वह भी इसमें हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। हूँ। अचानक अपनी बहन शीतल से ये सब बातें कहते हुए राधिका शर्मा की आंखों से आंसू गिरने लगी और वो उसी वक्त सिसक सिसक कर रोने लगी। राधिका, क्या हुआ? तुम अचानक रोने क्यों लगी? मेरी वजह से मीरा को सिर्फ दुख और दर्द के सिवाय आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में खुशी से जीने का मौका नहीं मिला। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है और आज मेरी बेटी की यह जो हालत है इसकी भी वजह मैं ही हूँ। मुझे नहीं पता, अगर मेरी बेटी मीरा को कभी कुछ भी हुआ तो मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और उसी वक्त खुद के भी प्राण त्याग दूंगी। राधिका शर्मा जब ये बातें कह रही थी उसे वक्त राधिका की आंखों में दर्द और दुख भरे आंसू साफ साफ देखे जा सकते थे। इस वक्त राधिका जो भी कह रही थी वो सब उसके दिल से निकली हुई आवाज थी। राधिका के जीवन में मीरा को छोड़ इस जिंदगी में सहारे के लिए और कोई भी नहीं था। अगर सच में मीरा को आज कुछ हो गया होता तो पता नहीं राधिका इससे दुख के माहौल में कौन से कदम उठा लेती। जानवी खुराना इस वक्त मीरा शर्मा के शरीर में मौजूद केबिन के अंदर से ही राधिका और शीतल की बातें काफी अच्छे से साफ साफ सुन सकती थी। ये सब सिर्फ जानवी के पिछले जन्म में उस स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में हाई ट्रेनिंग की वजह से ही मुमकिन हो पाया था।
जानवी खुराना अपने शहर में सिर्फ अपनी खूबसूरती और बिजनेस इंटेलिजेंस की वजह से ही फेमस नहीं थी, बल्कि अकेले ही अपने दम पर कितने ही प्रोफेशनल फाइटर्स को मार गिराने की क्षमता और बिल्कुल किसी प्रोफेशनल जासूस जैसी स्किल्स के साथ जानवी काफी एलिट किस्म की फाइटर भी थी। हालांकि आज अपनी इस प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए जब जानवी खुराना ने राधिका शर्मा और शीतल की बातें सुनी, उस वक्त उन दोनों की बातों ने जानवी का दिल छू लिया। राधिका शर्मा के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द में साफ साफ अपनी बेटी के लिए उनका प्यार झलक रहा था। इससे पता चलता था कि राधिका शर्मा चाहे भले ही पैसों से अमीर ना हो, लेकिन वह एक बेहतरीन मां जरूर थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही।